थोड़ी देर बाद किंग नोआ को बुलाता है और बताता है कि उसने अपने लोगों को असैसिन्स से पूछताछ के लिए लगाया था। उनसे पता चला कि असैसिन्स का मकसद नोआ को मारना नहीं था, बल्कि उसे किडनैप करके बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना था। नोआ अपने डैडी से कहता है कि जो असैसिन इतनी आसानी से सब कुछ बता दे, उसके झूठ बोलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किंग अपने बेटे की समझदारी पर प्राउड फील करता है और कहता है कि उसकी कॉमन सेंस उसकी उम्र से कहीं आगे है। फिर भी वो उसे भरोसा दिलाता है कि सच और झूठ पहचानने का उसके पास तरीका है। नोआ टॉर्चर जैसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ाता। किंग फिर रेबल्स के बारे में बात करता है और कहता है कि नोआ ने उनसे सही समय पर डील किया। अगर वो पकड़ा जाता तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती। किंग इस बात से भी खुश है कि नोआ ने रेबल आर्मी के हॉर्सेस को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी बनाई। ये सुनकर नोआ शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसने कुछ मिनट पहले ही एलन को हॉर्स फीड खरीदने भेजा था। किंग बताता है कि रेबल्स को भूखा रखना कॉमन सोच है। क्राउन प्रिंस एल्बर्ट भी यही करना चाहता था, लेकिन नोआ ने उनकी रियल स्ट्रेंथ तोड़ने के लिए हॉर्सेस पर फोकस किया और इसके लिए अपना खुद का मनी यूज किया। किंग नोआ के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि उसके आइडियाज स्ट्रांग हैं और उन पर फास्ट एक्शन लेने की करेज रेयर है। इतनी प्रेज सुनकर नोआ के अंदर अजीब सा फील आता है। रिवॉर्ड के तौर पर किंग उसे अपने क्रेस्ट में स्वॉर्ड जोड़ने की परमिशन देता है। वॉरियर्स की नेशन में ये बहुत बड़ा ऑनर माना जाता है। नोआ अपनी एक्साइटमेंट छुपाने की पूरी कोशिश करता है। उसी दिन एलन नोआ से मिलने आता है। नोआ छोटे छोटे स्टेप्स में उसकी तरफ चलता है। नोआ कहता है कि वो जल्दी आ गया। एलन बताता है कि उसे मार्केट में मिलने वाले हॉर्स फीड और उनके ट्रांसपोर्ट रूट्स पता है, इसलिए सब खरीदना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन वो वार्न करता है कि करुण रेबल्स का लीडर बहुत रूथलेस है और नोआ को केयरफुल रहना चाहिए। तभी एक मेड आकर बताती है कि गेट पर एक इंजर्ड आदमी आया है। बाहर एक बैडली इंजर्ड नाइट होता है। वो नोआ के सामने घुटनों पर बैठकर बताता है कि अल्मरिया में रेबेलियन शुरू हो गया है। उसका सुपीरियर भी रेबल्स के साथ है, लेकिन वो प्रिंस को इन्फॉर्म करने आया है। एलन कहता है कि ये जानकारी उन्हें पहले से थी। फिर भी नोआ नाइट को थैंक करता है, उसकी इंजरीज ट्रीट करने का ऑर्डर देता है और उसे 1000 रिवॉर्ड देता है। एलन पूछता है कि वो पैसा क्यों वेस्ट कर रहा है। नोआ जवाब देता है कि ये रिवॉर्ड लॉयल्टी और ब्रेवरी के लिए है। उसी रात जोई घबराई हुई हालत में नोआ के ऑफिस आती है। वो एक पाउच और एक छोटी बॉटल देती है। वो बताती है कि किसी अननोन आदमी ने उसे नोआ को स्लीपिंग मेडिसिन देने के लिए पैसे दिए थे। नोआ समझ जाता है कि रेबल्स उसे किसी भी हालत में चाहते हैं। जोई रोते हुए कहती है कि वो कभी नोआ से बिट्रेयल नहीं कर सकती। नोआ उसे 5000 का चेक देता है और उसकी लॉयल्टी की तारीफ करता है। फिर नोआ बताता है कि वो मेडिसिन पीकर बेहोश होने का नाटक करेगा और जोई उसे किडनैपर्स तक ले जाएगी। उसे वहां से भाग जाना होगा। कुछ घंटों बाद नोआ होश में आता है और किडनैपर्स की बातें सुनता है। वो बोल रहे होते हैं कि उसे मारना लास्ट ऑप्शन है और करुण ने उसे सेफ रखने का ऑर्डर दिया है। नोआ सिचुएशन समझता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, लेकिन रेबल्स ये नहीं जानते कि इस बार नोआ ने लेवाइथन को अपने कान में छुपाया है। नोआ तुरंत लेवाइथन को बाहर निकालता है और उसे नॉर्मल साइज में वापस ले आता है। फिर वो अपनी मैजिक रिंग से एक शार्प वाटर ब्लेड बनाता है और अपने हाथ पैर बांधने वाली रस्सी काट देता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसके साथ क्या हुआ था वो अपनी स्वॉर्ड की मेमोरीज से देखेगा। मेमोरीज में उसे खुद की इमेज दिखती है, जहां वो ऑफिस में बेहोश बैठा है। जोई डर के मारे भाग रही होती है और रेबल्स चारों तरफ से नोआ को घेर लेते हैं। रेबल्स जोई को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम नोआ को मैंशन से बाहर निकालना होता है। वो उसे एक ओपन कैरेज में डालते हैं और कैंप की तरफ ले जाते हैं। पूरा रिकैप देखने के बाद नोआ काम हो जाता है। अब वो रेबल से डील करने के लिए रेडी होता है, जो कैंप फायर के पास आराम कर रहे होते हैं। ग्रुप का लीडर गुस्से में बोलता है कि जिसने भी गांठें बांधी थीं, उसने बेकार काम किया है। तभी ऊपर से नोआ अपनी स्वॉर्ड के साथ जंप करता है। बैंडिट्स उसे हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि इस बार अच्छे से सरेंडर कर दे, क्योंकि उसका भाई उसे बचाने नहीं आएगा। उनमें से एक रेबल स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। नोआ उस पर चार्ज करता है और एक ही स्ट्राइक में उसकी गर्दन की वेन्स और आर्टरीज काट देता है। पहला रेबल गिरते ही बाकी सब डर जाते हैं। नोआ बोलता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन यहाँ मौजूद लोग इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि असैसिन्स को हराने वाला हेनरी नहीं था। रेबल्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन नोआ बिना एफर्ट के सबको खत्म कर देता है। उसी समय जोई दिखाई देती है, जो नाइट्स के एक ग्रुप को लेकर उसकी तरफ आ रही होती है। नोआ उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई। जोई बताती है कि वो वरीड हो गई थी और उसे बचाने नाइट्स को लेकर आई थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका होता है। नोआ नाइट्स के कैप्टन को रेबल्स को ले जाने का ऑर्डर देता है। तभी एक रेबल के हाथ से एक स्ट्रेंज डैगर गिरता है। एक नाइट उसे उठाने ही वाला होता है, लेकिन नोआ को कुछ गलत फील होता है। वो सबको पीछे हटने को कहता है और खुद डैगर की तरफ बढ़ता है। उसमें से स्ट्रॉन्ग कर्स्ड एनर्जी निकल रही होती है।
लेवाइथन पर मास्टरी होने की वजह से नोआ उस एनर्जी को साफ महसूस कर पा रहा होता है। उसे याद आता है कि रेबल्स कह रहे थे कि प्लान फेल हुआ तो इसी डैगर से उसे मारेंगे। नोआ उस हेट्रेड को फील करता है जिसने डैगर को कर्स किया था। कुछ पल के लिए उसे उस आदमी का चेहरा दिखता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि वो रेबल्स का लीडर है और डिसाइड करता है कि वो उससे पर्सनली डील करेगा। नोआ लेवाइथन से पूछता है कि क्या वो हेल्प करेगा। लेवाइथन का ग्लो करना हाँ का जवाब होता है। नोआ कर्स्ड एनर्जी को चैनल करता है और कर्स्ड वाटर की एक पावरफुल स्ट्रीम आसमान की तरफ शूट करता है। वो स्ट्रीम क्लाउड्स पार करती हुई एम्पायर के आधे हिस्से को क्रॉस कर कारफन तक पहुंचती है और टारगेट को हिट कर देती है। अगले दिन एम्परर फिर नोआ को बुलाता है। वो उसके लेवल तक झुककर उसके कंधों पर हाथ रखता है और बताता है कि रेबल्स का लीडर डेड पाया गया है। उसके माथे के बीच वाटर जेट से बना होल था। एम्परर जानता है कि ये काम नोआ के अलावा कोई नहीं कर सकता। नोआ कामली कंफर्म करता है। लीडर के मरते ही हेनरी रेबल्स को आसानी से सप्रेस कर देता है। असेंबली बुलाई जाती है, पनिशमेंट पर चर्चा होती है। एम्परर ब्रूटल पनिशमेंट का ऑर्डर देता है। तभी नोआ आगे आता है और रिस्पेक्टफुली घुटने टेकता है। वो कहता है कि लॉ फॉलो होना चाहिए। कोर्ट शॉक में चला जाता है। एम्परर सोचता है और फिर नोआ की बात मान लेता है। पूरा कोर्ट नोआ की तारीफ करने लगता है। एम्परर प्राउड फील करता है और डिसाइड करता है कि नोआ को रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो कहता है कि सही रीजन के लिए एम्परर के सामने बोलना सबसे बड़ी करेज होती है। नोआ ने बिल्कुल वैसा ही किया और पूरे कोर्ट के सामने साबित कर दिया कि वो कितना क्लेवर और ब्रेव है। इसी वजह से एम्परर उसे वाइस प्रिंस का टाइटल देता है। ये चेंज तुरंत नोआ के स्टेटस विंडो में दिखने लगता है। एम्परर यहां तक कह देता है कि अगर नोआ 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो हालात और भी अच्छे होते। वो सीधे थ्रोन की बात नहीं करता, लेकिन कोर्ट में बैठे लोग उसका इशारा समझ जाते हैं। ये सुनते ही पूरा कोर्ट नोआ के सपोर्ट में चीयर करने लगता है। इसके बाद एम्परर नोआ से अपकमिंग नाइट सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में पूछता है। नोआ परमिशन मांगता है कि वो अपने प्लान्स बाद में बताएगा। कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद एम्परर इसकी इजाजत दे देता है। फिर वो फाउंटेन एरिया में पहुंचते हैं। वहां नोआ आराम से टी पी रहा होता है और 4 सर्वेंट्स उसके चारों तरफ पानी से भरी बाल्टियां पकड़े खड़े होते हैं। नोआ के सिग्नल पर वो उस पर पानी फेंकते हैं, लेकिन नोआ अपनी रिंग में मौजूद शील्ड से सारे अटैक्स रोक देता है। एम्परर को समझ नहीं आता कि नोआ क्या टेस्ट कर रहा है। तब नोआ एक्सप्लेन करता है कि एग्जाम में आने वाले हर पार्टिसिपेंट से वो इसी तरह अटैक करवाएगा और देखेगा कि उनका अटैक उसकी डिफेंस तक कितना पहुंच पाता है। एम्परर को ये मेथड इनोवेटिव लगता है, लेकिन उसे रिस्क भी दिखता है। नोआ कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जो उसकी डिफेंस तोड़ने लायक स्ट्रांग होगा उससे वो खुद डील करेगा। एम्परर एक बार फिर इम्प्रेस हो जाता है। उस रात एम्परर प्राइम मिनिस्टर के साथ थ्रोन रूम में बात करता है। प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कोर्ट के सामने ऐसा कहना अननेसेसरी था। एम्परर हंसते हुए कहता है कि उसने दिल से कहा था, क्योंकि नोआ सच में स्पेशल है। फिर भी वो लेवाइथन की ट्रेमेंडस पावर को लेकर थोड़ा कंसर्न रहता है। भले ही उसकी ट्रू पावर अभी सील्ड हो, एम्परर फिर भी एक स्पेशल ट्रेजर मंगवाने का ऑर्डर देता है। उसे याद आता है कि लेवाइथन का सील कभी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन शायद नोआ लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर को कंट्रोल कर सके। कुछ दिन बाद नाइट सिलेक्शन एग्जाम पूरे ग्रैंडर के साथ शुरू होता है। पूरे देश से वॉरियर्स और मेजर्स कैपिटल में इकट्ठा होते हैं। ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन अरीना में होती है, जैसे कोई सुपर बोल चल रहा हो। लोग अपने फेवरेट वॉरियर्स पर भारी बेट्स लगा चुके होते हैं। पहला पार्टिसिपेंट आता है, जो ज्ञान के अडल्ट वर्जन जैसा लगता है। अरीना में पहुंचते ही वो नोआ के सामने घुटने टेक देता है, जबकि नोआ आराम से टी पी रहा होता है। वॉरियर अटैक करता है, नोआ शील्ड एक्टिवेट कर देता है। अटैक ब्लॉक हो जाता है। कई एंगल से अटैक्स होते हैं, लेकिन शील्ड हर बार एडजस्ट हो जाती है। कुछ देर बाद वॉरियर की स्वॉर्ड टूट जाती है और टेस्ट रोक दिया जाता है। कई वॉरियर्स फेल हो जाते हैं। क्राउड में बातें शुरू हो जाती हैं कि क्या कोई वाइस प्रिंस तक पहुंच भी पाएगा। एम्परर दूर से ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि इस साल एग्जाम को लेकर एक्साइटमेंट ज्यादा है। एम्परर कहता है कि उसे एक्साइटमेंट से मतलब नहीं, बस केपेबल वॉरियर्स चाहिए। फिर एक मेज आता है और पावरफुल फायर ब्लास्ट छोड़ता है। क्राउड चुप हो जाता है, लेकिन नोआ मैजिक बैरियर से सेफ निकल आता है। मेज हार मान लेता है और क्राउड चीयर करता है। शाम हो जाती है। नोआ डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि बहुत टी पीने के बाद भी कोई स्पेशल कैंडिडेट नहीं मिला। तभी रेफरी अनाउंस करता है, लास्ट पार्टिसिपेंट। एक ब्लॉन्ड लड़की लाल आंखों के साथ अरीना में आती है। वो थकी और नर्वस लगती है, लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड निकालती है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है।
वो तेजी से नोआ पर डैश करती है। नोआ शील्ड समन करता है, लेकिन इस बार अटैक शील्ड को पार कर जाता है। लड़की लगातार पुश करती रहती है। आखिरकार शील्ड टूट जाता है और उसकी स्वॉर्ड नोआ के चेस्ट तक पहुंच जाती है। क्राउड शॉक में चिल्ला उठता है। नाइट्स तुरंत लड़की को पकड़ लेते हैं, लेकिन नोआ खड़ा होता है और नाइट्स को रुकने को कहता है। लड़की अपना नाम बताती है, शर्ली ग्रैंट्स। नोआ उसे देखता है और बोलने ही वाला होता है कि वो पास हो गई है। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है। सबसे ज्यादा शौक शर्ली को लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने प्रिंस पर सोर्ड से अटैक किया और फिर भी उसे माफ कर दिया गया। थोड़ी देर बाद नोआ उसे अपने रूम में बुलाता है और कैजुअली कहता है कि उसका आर्मर अच्छा है। शर्ली थैंक्स कहती है और बताती है कि ये आर्मर उसके फैमिली में जनरेशन से चला आ रहा है। फिर वो पूछती है कि जब उसने उसे पास कहा तो उसका मतलब क्या था, क्योंकि नॉर्मली उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। नोआ समझाता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि वो खुद चाहता था कि उस पर पूरी ताकत से अटैक किया जाए। फिर वो शर्ली को वही अटैक दोबारा करने का ऑर्डर देता है। शर्ली को लगता है कि शायद चोट लगने से प्रिंस का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन नाइट होने के नाते वो ऑर्डर मानती है और स्टांस लेती है। शर्ली फिर से नोआ पर झपटती है। नोआ अपनी शील्ड समन करता है। इस बार उसका अटैक शील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। नोआ आसानी से शील्ड हटाकर उसे पीछे धकेल देता है। वो बताता है कि अगर वो चाहता तो एग्जाम के समय भी इसी शील्ड का यूज कर सकता था और उसे चोट नहीं लगती। नोआ कहता है कि नाइट का सबसे बड़ा ड्यूटी अपने लॉर्ड का ऑर्डर फॉलो करना होता है। उसने बस ये देखना चाहा था कि कौन बिना डरे उसका एक सिंपल ऑर्डर पूरा कर सकता है, पूरी ताकत से अटैक करना। शर्ली ने घायल करने के बाद भी हेजिटेशन नहीं दिखाई, इसलिए वो नाइट बनने के लायक है। नोआ की सोच से शर्ली पूरी तरह मूव हो जाती है। वो एक घुटने पर बैठकर पूरी जिंदगी नोआ के प्रति लॉयल्टी की ओथ लेती है। नोआ खुश होता है, क्योंकि कैरेक्टर वाले नाइट की लॉयल्टी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तभी जोई डॉक्टर के साथ आती है। डॉक्टर नोआ के वूंड को चेक करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच है। वो उसे हील कर देता है। शर्ली शॉक में बताती है कि उसके विलेज में कोई डॉक्टर नहीं है। वहां लोग प्रेयर्स या एक्सरसाइज से बीमारी ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कहता है कि गरीब इलाकों में ये कॉमन है। नोआ पूछता है कि डॉक्टर बनने का फास्टेस्ट तरीका क्या है। डॉक्टर जवाब देता है अप्रेंटिस बनना। नोआ शर्ली को उसका पहला टास्क देता है। वो कहता है कि अपने विलेज से स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लोगों को लाओ। डॉक्टर उन्हें अप्रेंटिस बनाने के लिए अग्री कर जाता है। शर्ली झुककर थैंक्स कहती है, लेकिन नोआ उसे एटिकेट सीखने को कहता है। अगली सुबह शर्ली मैंशन में एक्साइटेड उठती है। रास्ते में जोई से मिलती है। दोनों बात करती हैं और कुछ मेड्स को गॉसिप करते देखती हैं। मेड्स मजाक में नोआ की फ्यूचर शादी की बातें करती हैं। शर्ली याद दिलाती है कि नोआ सिर्फ 6 साल का है। मेड्स हंसकर कहती हैं कि वो एम्पायर का सबसे एलिजिबल बैचलर है। जोई शाय हो जाती है और चली जाती है। बाद में शर्ली नोआ के ऑफिस जाती है। वहां नाइट एग्जाम की रिपोर्ट देता है और नए नाइट्स की तारीफ करता है। नोआ डॉक्यूमेंट साइन करता है। फिर वो शर्ली से कहता है कि नाइट को बाहर तक छोड़ाए। बाहर जाते वक्त शर्ली नाइट के सामने घुटने टेक देती है। नाइट समझ जाता है कि नोआ ने उसे सीखने के लिए उसके साथ भेजा है। नाइट शर्ली को नाइटली एटिकेट समझाता है और सलाह देता है कि वो नोआ के साथ ही रहे, क्योंकि उसे इससे बेहतर मास्टर कहीं नहीं मिलेगा। कुछ ही देर बाद नोआ एक पार्टी अरेंज करता है। वहां अली परफॉर्म करती है और अपनी सॉन्ग से सबको मेस्मराइज कर देती है। एलन और सिंडी उसके सामने घुटने टेक कर इन्वाइट करने के लिए थैंक्स कहते हैं। नोआ बताता है कि ये पार्टी नाइट सिलेक्शन एग्जाम को सक्सेसफुल बनाने में उनकी हेल्प के लिए रखी गई है। वो ये भी कहता है कि पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोग पावरफुल मर्चेंट्स हैं, जिनसे उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। ये सुनकर एलन डिसाइड करता है कि वो यहाँ यूजफुल कनेक्शंस बनाएगा। इसी दौरान जोई एक लेटर लेकर आती है। लेटर पर सेंडर का नाम नहीं होता, जिससे वो अनईजी फील करती है। नोआ पार्टी छोड़कर शर्ली और जोई के साथ लेटर खोलने चला जाता है। जोई बताती है कि मैसेंजर गार्ड्स को देखकर लेटर गिराकर भाग गया था। शर्ली वार्न करती है कि ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन नोआ लेवाइथन से चेक करता है और कंफर्म करता है कि लेटर सेफ है। लेटर में टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है कि बचे हुए रेबल्स कुछ नया प्लान कर रहे हैं। नोआ तुरंत समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसी लॉयल नाइट ने निकाली है जिसने पहले रिबेलियन की वार्निंग दी थी। जोरी और शर्ली उसकी लॉयल्टी से इंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन नोआ सोचता है कि वो ब्रेव से ज्यादा केयरलेस है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग स्पाई बनना आसान नहीं होता। नोआ तुरंत हेनरी से कांटेक्ट करता है। रिप्लाई मिलने पर उसे गिल्ट होता है, क्योंकि नाइट रेबल्स के हाथ पकड़ा जा चुका था और टॉर्चर हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हेनरी के लोग समय पर पहुंच गए, जिससे उसकी जान बच गई, मगर कंडीशन क्रिटिकल रहती है।
नोआ खुद को ब्लेम करता है और जोई को बेस्ट मेडिकल केयर अरेंज करने भेजता है। अगले दिन नोआ मार्केट जाता है और शर्ली को गार्ड के तौर पर साथ ले जाता है। शर्ली दुकानों को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उसके विलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। नोआ उसे ड्यूटी याद दिलाता है। शर्ली पूछती है कि वो क्या खरीदने आया है। नोआ बताता है कि वो हेनरी के लिए गिफ्ट लेना चाहता है। एक फैंसी स्टोर में मर्चेंट रेयर आइटम्स दिखाता है, लेकिन नोआ की नजर एक ढके हुए आइटम पर जाती है। कपड़ा हटाने पर एक ब्यूटीफुल ग्लास गॉडेस स्टैच्यू निकलती है। मर्चेंट बताता है कि ये लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन की बनाई है और पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 स्टैच्यूज हैं। नोआ तुरंत स्टैच्यू खरीद लेता है और बोनस भी देता है। तभी 8th प्रिंस ऑस्कर आता है और बताता है कि दूसरी स्टैच्यू उसके पास है। ये सुनते ही नोआ स्टैच्यू उठाकर तोड़ देता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। नोआ मर्चेंट को पूरा पेमेंट और क्लीनिंग के पैसे देने को कहता है और समझाता है कि सिंगल मास्टरपीस की वैल्यू कहीं ज्यादा होती है। वो मर्चेंट से कहता है कि खबर फैला दे कि दूसरी स्टैच्यू टूट चुकी है। ऑस्कर नोआ की थिंकिंग से इंप्रेस हो जाता है। घर लौटते वक्त शर्ली कहती है कि हर दिन उसे नोआ से नया सरप्राइज मिलता है। वो पूछती है कि उसने इतनी प्राइसलेस चीज क्यों तोड़ दी। नोआ कामली जवाब देता है कि ऑब्जेक्ट्स कभी ट्रू ट्रेजर नहीं होते। नोआ कहता है कि असली ट्रेजर वो लोग होते हैं जो साथ चलते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी जान रिस्क में डालते हैं। उसके लिए ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसके रिलेशन से बढ़ती है। अपने आसपास के लोगों से बने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस और ऑस्कर पर किए गए बड़े एहसान की वजह से नोआ के स्टैट्स में अच्छा ग्रोथ आता है। शर्ली उसकी सोच और वैल्यूज से काफी इंप्रेस हो जाती है। नोआ मुस्कुराकर उससे कहता है कि वो भी उसके ट्रेजर्स में से एक है। इसके बाद नोआ की लाइफ एक स्मार्ट और जीनियस प्रिंस की तरह आगे बढ़ती है और देखते ही देखते 6 साल गुजर जाते हैं। अब 12 साल का नोआ नए चैलेंजेस के लिए पूरी तरह रेडी है। एक सुबह नोआ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है और जोई उसे सर्व कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक नई मेड जिगी पर पड़ती है जो बार बार खिड़की के बाहर देख रही होती है। नोआ उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जिगी बताती है कि 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बर्थडे गिफ्ट्स लाने वालों की लाइन अब भी खत्म नहीं हुई है। जोई हंसते हुए बताती है कि पिछले साल तो पूरे 1 हफ्ते तक गिफ्ट्स आते रहे थे। ये सुनकर जिगी और भी नर्वस हो जाती है। नोआ समझाता है कि गिफ्ट्स लेना आसान नहीं होता क्योंकि हर गिफ्ट और भेजने वाले का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसी वजह से उसने ये जिम्मेदारी अपनी मोस्ट ट्रस्टेड मेड इवलिन को दी हुई है, जिससे वो टेंशन फ्री रह सके। ब्रेकफास्ट के बाद नोआ मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स जाता है। एम्परर ने खुद उसे वहां काम सौंपा होता है। वो मिनिस्टर के रूम में पहुंचता है जहां चौथे प्रिंस हेनरी मौजूद होते हैं। हेनरी और नाइट कैप्टन रिकस उसका वेलकम करते हैं। हेनरी बताता है कि उन्हें इंपीरियल ऑर्डर मिला है। रिकस की कमांड में आर्मी भेजकर साउथ में चल रही रिबेलियन को क्रश करना है। बारबेरियंस रूथलेस और ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए फुल फोर्स यूज करने का प्लान है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले हेनरी नोआ की ओपिनियन चाहता है। नोआ को प्लान सही लगता है। वो रिकस को देखता है जिसने कई बैटल्स में खुद को प्रूव किया है, लेकिन नोआ उससे एक सिंपल सवाल पूछता है, असल में वो कितने सोल्जर्स ले जा रहा है। सवाल सुनते ही रिकस नर्वस हो जाता है और जवाब देने में हेजिटेट करता है। हेनरी गुस्से में एक्सप्लेनेशन मांगता है। रिकस घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। नोआ हेनरी को काम करता है और बताता है कि वॉर फंडिंग सोल्जर्स की संख्या पर डिपेंड करती है। कुछ जनरल्स नॉन सोल्जर्स को भी लिस्ट में जोड़ देते हैं ताकि ज्यादा फंडिंग मिले और वो पैसा खुद रख सकें। ये सुनकर हेनरी रिकस की ग्रीड से नाराज हो जाता है। नोआ दोनों को शांत रहने को कहता है। वो समझाता है कि एक्स्ट्रा हेल्पर्स हायर करना गलत नहीं है और थोड़ी पर्सनल कट लेना भी अंडरस्टैंडेबल है। हेनरी ये भी समझ जाता है कि कागजों में बड़ी आर्मी दिखाने से दुश्मन साइकोलॉजिकली वीक हो सकता है। वो नोआ की तारीफ करता है कि उसने करप्शन भी पकड़ा और उसका स्ट्रेटेजिक यूज भी समझा, लेकिन नोआ साफ कह देता है कि इस मिशन में ये ट्रिक अलाउड नहीं है। एम्परर ने फ्लॉलेस विक्ट्री का ऑर्डर दिया है। वो रिकस से पूछता है कि कितने नॉन सोल्जर्स रजिस्टर किए गए हैं। रिकस डरते हुए बताता है करीब 2000। नोआ उसे तुरंत उतने ही रियल सोल्जर्स अरेंज करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद नोआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए एक नोट लिखता है और रिकस को देता है। इस नोट की वजह से उसे 2000 सोल्जर्स के बराबर फंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम पर मिल जाएगी और वो पैसा रिकस रख सकता है। नाइट कैप्टन कंफ्यूज हो जाता है। नोआ कामली कहता है कि इस एक्स्ट्रा मनी के बदले उसे परफेक्ट विक्ट्री चाहिए। हेनरी इस लीडरशिप स्टाइल से काफी इंप्रेस हो जाता है। वापस जाते समय हेनरी नोआ से पूछता है कि क्या उसने कभी रियल वॉर देखी है। नोआ हाँ कहता है और अपने स्टैट्स देखता है जो अभी भी लेवल 1 है क्योंकि उसने असली बैटल नहीं लड़ी।
एम्पायर में रॉयल किड्स रेयरली बैटलफील्ड में भेजे जाते हैं। ऑफिशियल रीजन बीमारी बताई जाती है, लेकिन असल में पावर स्ट्रगल्स की वजह से कई रॉयल चिल्ड्रन मारे जाते हैं। इसी कारण उन्हें बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है। हेनरी कहता है कि अब नोआ 12 साल का हो चुका है और उसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस लेना चाहिए। नोआ जवाब देता है कि एम्परर का ऑर्डर मिलते ही वो बैटलफील्ड में होगा। हेनरी हंसते हुए कहता है कि लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड के साथ उसे ज्यादा डेंजर नहीं होगा। तभी अचानक हेनरी की कैरेज रुक जाती है। एक लड़की सामने आकर मदद के लिए चिल्लाती है। अगले ही पल कुछ बच्चे भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लड़कियां अंधेरी गलियों में जान बचाकर भाग रही होती हैं। उनके पीछे कुछ गुंडे होते हैं जो उन्हें पकड़कर इल्लीगल स्लेव ट्रेड के लिए ले जाना चाहते हैं। आखिरकार गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती खींचने लगते हैं। तभी नोआ वहां आकर उन्हें रुकने का आदेश देता है। गुंडों को अंदाजा भी नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं। वो नोआ का मजाक उड़ाते हैं और उसे बच्चा समझ लेते हैं। नोआ शांति से उनसे स्लेव ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है, क्योंकि एम्पायर में बिना रजिस्ट्रेशन ये क्राइम इल्लीगल है। सवाल सुनते ही गुंडे हिंसा पर उतर आते हैं। नोआ तुरंत लेवायथन समन करता है और एक ही अटैक में सबको बेहोश कर देता है। वो किसी को मारता नहीं है। आसपास के लोग उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाते हैं। नोआ लड़कियों को काम करता है। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और खुद को स्लेव ट्रेड का मास्टरमाइंड बताता है। वो नोआ को धमकाता है और कहता है कि उसके पीछे फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का सपोर्ट है। नोआ समझ जाता है कि ये एप्स्टीन का कोई पार्टनर होगा। बूढ़ा आदमी नोआ से कहता है कि लड़कियों को छोड़कर चला जाए और सब भूल जाए, लेकिन नोआ ऐसा करने से साफ मना कर देता है। नोआ हेनरी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को जानता है। हेनरी मना कर देता है। नोआ भी कहता है कि वो भी इसे नहीं जानता। इसके बाद नोआ लेवायथन की कर्स्ड एनर्जी से बूढ़े आदमी को भी बेहोश कर देता है। वो सबके सामने कहता है कि आजकल फर्स्ट प्रिंस के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो और उसका भाई ऐसे झूठ में नहीं फंसेंगे। लोग नोआ को एक वाइस प्रिंस के रूप में पहचान लेते हैं। नोआ सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इन सबको फर्स्ट प्रिंस के रेजिडेंस तक ले जाया जाए और बताया जाए कि ये उसके नाम का मिसयूज कर रहे थे। फिर नोआ फैसला करता है कि वो बच्चों को अपने साथ रखेगा ताकि उन्हें सेफ्टी और केयर मिल सके। बटलर को ऑर्डर मिलता है कि उनके लिए रूम्स, जॉब्स और एजुकेशन की पूरी व्यवस्था की जाए। लड़कियों की लीडर पूछती हैं कि क्या नोआ उन्हें खरीद रहा है। नोआ साफ कहता है कि वो फ्री हैं और जब चाहे जा सकती हैं, लेकिन बिट्रेयल वो टॉलरेट नहीं करेगा। बटलर उन्हें धन्यवाद के लिए कहता है और उन्हें ले जाता है। उन्हें जाते देख नोआ को याद आता है कि असली ट्रेजर लोग होते हैं। तभी वो एवेलिन को बुलाता है। एवेलिन बताती है कि सारे बर्थडे गिफ्ट्स मैनेज हो चुके हैं। नोआ उसे एक एनवेलप देता है और बताता है कि अब उसे मेड की जॉब से रिलीज किया जा रहा है ताकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर बन सके और एक रीजन संभाल सके। एवेलिन शॉक हो जाती है और प्रमोशन ठुकराने को तैयार हो जाती है, लेकिन नोआ कहता है कि उसका टैलेंट सिर्फ मेड बनकर वेस्ट नहीं होना चाहिए और अगर वो अच्छा काम करेगी तो लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। एम्परर को एहसास होता है कि नोआ में लोगों को समझने की खास एबिलिटी है। इसी वजह से वो आइवलिन को मैंशन छोड़कर सीधे अपने अंडर काम करने का आदेश देता है, जिसे वो बिना हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ समय बाद एम्परर नोआ को बुलाता है। उसे पता चला होता है कि नोआ ने पब्लिकली फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट की रेपुटेशन डिफेंड की है। नोआ कहता है कि ये सब कोइंसिडेंस था और उसका असली मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना और क्रिमिनल्स को पकड़ना था। अंदर ही अंदर वो समझ जाता है कि गिलबर्ट ने खुद एम्परर तक बात पहुंचाई होगी ताकि वो इनोसेंट दिख सके। एम्परर नोआ से पूछता है कि कानून के हिसाब से ऐसे क्रिमिनल्स को क्या सजा मिलनी चाहिए। नोआ जवाब देता है कि रिंग लीडर का राइट आर्म काटा जाना चाहिए और बाकी लोगों को आर्मी सर्विस के लिए अफगानिस्तान भेजा जाना चाहिए। एम्परर मजाक में कहता है कि वो होता तो अंडरकवर जाकर क्रिमिनल से पिटता और फिर उन्हें पकड़ता। प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए कहता है कि एम्परर पर हमला करना इंपीरियल क्राइम होगा। नोआ कामली पॉइंट करता है कि अगर क्रिमिनल को पता ही न हो कि वो एम्परर है तो वो सिंपल असॉल्ट माना जाएगा। कोर्ट अचानक साइलेंट हो जाती है। एम्परर हंस पड़ता है और बताता है कि ये सब एक टेस्ट था। वो देखना चाहता था कि नोआ कानून को कितनी गहराई से समझता है। इसके बाद एम्परर नोआ को नया मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अपॉइंट कर देता है। कोर्ट खुशी से भर जाती है। सब कहते हैं कि हेनरी के बाद नोआ सबसे कम उम्र का प्रिंस है जिसे मिनिस्टर बनाया गया है। नोआ खुद समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करें। रात में नोआ अली की सिंगिंग सुनने जाता है, लेकिन उसका दिमाग कोर्ट की बातों में उलझा रहता है। उसे लगता है कि एम्परर के फैसले के पीछे कोई बड़ी वजह है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर एम्परर को एक सीरियस रिपोर्ट देता है। एम्परर तय करता है कि प्राइम मिनिस्टर ही इसे हैंडल करेगा, क्योंकि उसके सामने अब एक और बड़ा मामला है। यही एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो।